नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इकोनॉमिक सर्वे बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हम करने जा रहे हैं सेट 5। तो अभी तक हम 4 सेट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने उन सेट को अच्छे से देखा होगा, रिवीजन किया होगा। पीडीएफ्स उसके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो @कपिल लाइव पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे @कपिल सिक्का पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, ये सीरीज जो है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। ये SSC UPSC और बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। चलते हैं सेट 5 की तरफ। क्वेश्चन 41 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की पॉलिसी है। अब इसका जो एम था, टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस विदाउट एनीवन हैविंग टू फेस फाइनेंशियल हार्डशिप एज अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब देश भर में यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज मिले, यूनिवर्सल हेल्थ का एक्सेस हो, किसी को उसके लिए पेमेंट ना करना पड़े। ये 2017 हेल्थ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में 5% GDP का ये स्पेंड करने की बात करती है। इसके अलावा थर्ड कहता है, प्रपोजेस और इंट्रोड्यूस योगा इन मोर स्कूल्स एंड ऑफिसेस टू प्रमोट गुड हेल्थ। योगा को भी यहाँ पे एज अ प्रमोशन बेसिस पे इंक्लूड किया जाएगा और प्रमोशनरी हेल्थ जो है वो योगा के थ्रू ठीक की जाएगी। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, हमें बात पता होनी चाहिए कि 5% हमारे GDP का स्पेंड करना काफी मुश्किल काम है। तो ये सेकंड जो है वो रॉन्ग है एंड 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो सी जो है यहाँ पे आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। देखो, कोविड-19 का पेंडेमिक है, उस पे भी हेल्थ केयर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है। हमने जो सोचा था 2.5 से 3% सोचा है कि पब्लिक हेल्थ पे हम स्पेंड करेंगे अपनी GDP का, जो अभी कुछ एक 1 से 1.5% के बीच में है। इससे क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 30% लोगों का ही, मतलब 65 टू 30% आ जाएगा। 30% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपनी जेब से पे करते हैं, आपके पास कोई भी और जरिया नहीं होता। ब्रॉड प्रिंसिपल्स हम इसके बताएं, एथिक्स, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब इस पूरी की पूरी पॉलिसी का पार्ट है। आइडिया यही है कि देश में हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी अच्छी रहें, लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप ना फेस करना पड़े। मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि हर साल एक डेटा आया है, वो कहता है हर साल 30 to 40 मिलियन लोग, यानी 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो पावर्टी में पुश हो जाते हैं इंडिया में, क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज पे खुद स्पेंड करते हैं। मतलब जो अपनी उनकी आमदन होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में या फिर मेडिसिन में या मेडिकल एड में चला जाता है। इसके अलावा योगा को भी यहाँ पे प्रमोशनरी प्रिंसिपल या प्रमोशन के लिए यूज़ किया गया है। इससे क्या होगा कि योगा से गुड हेल्थ जो है वो करी जा सकेगी और प्रिवेंशनी मेथड यहाँ पे, प्रिवेंशन का मेथड यहाँ पे देखा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ। विद रिगार्ड टू टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है। ये गाइडलाइंस जो है इंडियन मेडिकल, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, यानी जो डॉक्टर्स हैं, RMPs जो हैं, जो 1956 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के लिए है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन इंडिया में प्रोवाइड करने का जरिया मिलेगा। वो भारत के किसी भी पर्सन को कहीं भी बैठ के टेलीमेडिसिन, मतलब टेलीमेडिसिन का मतलब होता है जो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं डॉक्टर से। जैसे आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, प्रैक्टो ऐप है, इस तरह की ऐप्स के थ्रू या फिर अदरवाइज आप डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू अपनी कंसल्टेशन ले पाएं। ये गाइडलाइन ये भी कहता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो टेलीमेडिसिन के जरिए सर्जिकल और इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी कर पाएंगे। मतलब इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब है ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये सब भी कर पाएंगे। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा डेवलप्ड अभी IT नहीं है हमारा, या फिर रोबोटिक्स अगर आप देखेंगे इतना डेवलप्ड इंडिया में नहीं है कि डॉक्टर जो है वो दूर बैठ के एक सर्जिकल या इन्वेजन टेक्निक से पेशेंट को ठीक कर पाए। वो बहुत यही कर सकता है कि फ़ोन पे दवाइयाँ बता सकता है, फ़ोन पे हालचाल ले सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज़ रॉन्ग, सो B इज़ द राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि RMP में जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ आई है। चलते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन प्लान इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, सपोर्ट, इंसेंटिव, इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप। किन किन पे बेस्ड है आपको बताना है। इनमें से किन किन पे बेस्ड है। आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल, आत्मनिर्भर अभियान। बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे B, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जितने भी स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, या जो कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो बेटर करें और वर्ल्ड को या इंडिया को चेंज करें। ठीक है, तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान बनाया। अब एक्शन प्लान का क्या नाम है? एक्शन प्लान है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। ये क्या करेगा? ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेगा। सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग, मतलब स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, फंडिंग सपोर्ट दिलवाएगा, इंसेंटिव्स दिलवाएगा, और इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इंडस्ट्री की और यूनिवर्सिटीज की पार्टनरशिप होगी जिसके थ्रू इन स्टार्टअप्स को बेटर किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बहुत न्यूज में रहती है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये क्या होता है, ये भी तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इंट्रोड्यूस करती है। ये एक रिबेट होता है जिसमें जो ड्यूटी, लेटर से आपने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उस पर कोई ड्यूटी लगी, वो ड्यूटी जो है वो आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, आपने कुछ भी इंपोर्ट किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, तो वहां पे आपको ड्यूटी वापस मिल जाती है। ठीक है, अदरवाइज आपने एक्सपोर्ट भी किया तो उस पर भी आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में आपको बताना है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है, दोनों ही करेक्ट हैं। देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कहती है कि लेटस से इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कुछ रॉ मटेरियल चाइना से मंगाती है, तो जो रॉ मटेरियल पे आने वाली ड्यूटी है उसने कुछ ड्यूटी पे की होगी। जब आप कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ ड्यूटीज देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, हम उसको वेव ऑफ कर देंगे। देखो आइडिया क्या है? आइडिया यही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देना और गुड्स के प्राइसेस को नीचे लेके आना। इसी के चलते गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को लेके आई है। ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी किया जाता है कि अगर आपको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने हैं तब ड्यूटी ड्रॉबैक दी जाती है। लेटस से चाइना से कंपटीशन में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बेटर हों तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज दे देती है, उसी को ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ठीक है, अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है ये अलग अलग सेक्टर्स में चलती है आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसको गवर्नमेंट फिर से फ्लोट कर रही है। चलते हैं क्वेश्चन 45 की तरफ। द समर्थ स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना समर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी थी। किसने इसको लॉन्च किया? बहुत सिंपल है इसका आंसर। आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया है। देखो समर्थ स्कीम में क्या है? समर्थ स्कीम में टेक्सटाइल सेक्टर को बेटर करना है। ठीक है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। हमारा सर्वे ये कहता है कि सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये सेक्टर क्रिएट करता है कंट्री में। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे बेटर कर रही है, तो ऐसे में हमें इसको बेटर करना पड़ेगा। अब समर्थ स्कीम में क्या होगा कि जो आपकी पूरी की पूरी स्किल्ड मैन पावर है वो इंश्योर रहे, उसकी जो सप्लाई है वो बनी रहे। इसी के चलते इंडस्ट्री और बाकी जगहों की एसोसिएशंस के थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने की बात की जा रही है। समर्थ मतलब स्किल्स उनमें डेवलप की जाएंगी, लोग जो हैं वो तैयार किए जा सके इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिमांड ड्रिवन है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। मतलब इस तरह के कुछ नेशनल स्किल्स प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फ्रेमवर्क चलाए जाएंगे, जिसमें लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप कर पाएं, और जब उनकी वो स्किल डेवलप हो जाए तो वो टेक्सटाइल सेक्टर में वर्क कर पाएं। चलते हैं क्वेश्चन 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सुनने में टर्म टफ लग रही है, बहुत ईजी है। आपको बताना क्या करेक्ट है। PHDI is calculated as arithmetic mean of indices measuring carbon dioxide emission per capita and material footprint per capita. If a country puts no pressure on planet, its PHDI and HDI would be equal. आपको बताना है which of the following is correct. देखो पहले समझ लेते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ये बेसिकली ये देखता है कि कंट्री कितना प्रेशर डाल रही है रिसोर्सेस पे। ठीक है, यानी कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही है, कितना पोल्यूशन कर रही है। अगर एक किसी भी कंट्री का अगर कंट्री कोई भी प्रेशर नहीं डाल रही, लेटेस्ट से जितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही है उतना ही वो नेट जीरो कर रही है अपने कार्बन एमिशंस को। जैसे चाइना कह रहा है हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, यानी उतना ही वेव ऑफ भी कर रही है, उतना ही वो कंपनसेट भी कर रही है, तो कहा जाएगा उसका HDI भी उसके बराबर है। तो PHDI क्या है? ये स्टैंडर्ड एक सिस्टम है जो ये चेक करता है कि कंट्री का कार्बन एमिशन पर कैपिटा कितना है। अगर उसका पर कैपिटा एमिशन जो है वो जीरो आ रहा है क्योंकि उसने उसको कंपनसेट कर लिया है, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो HDI से बराबर कर दी जाती है।
चलते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताना है। अब देखो, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट अमंग अर्बन यूथ। बताना है आपको, ठीक है गलत है। सेकंड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल सेक्टर आर मच हायर देन अर्बन सेक्टर इन मोस्ट स्टेट यूटीज। देखो, अर्बन सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, ठीक है, रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाईएस्ट हमने देखा है अर्बन सेक्टर में है, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। तो समझ लेते हैं। कहा जाता है पर्सन अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड तब माना जाएगा अगर वो पूरे हफ्ते में एक दिन भी काम कर लेता है, तो हम कहते हैं उसको पूरे एक हफ्ते के लिए एम्प्लॉयमेंट मिली है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अगर आप देखेंगे मार्जिनली डिक्लाइन हुए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ा। वाइड स्प्रेड है, बहुत बहुत कैटेगरीज में, किसी में अच्छा है, किसी में खराब है। दूसरी बात यह है कि अर्बन सेक्टर में, अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है कंपैरिजन बेसिस पे। चलते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसके लिए किया गया है? देखो बहुत सिंपल है, चैंपियंस किया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए चैंपियंस को लेके आए हैं। आइडिया बस यही है कि एक वन स्टॉप शॉप मिल जाए जिसमें एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर पाए, एमएसएमई सेक्टर को एक स्ट्रेंथ मिल पाए और एमएसएमई सेक्टर आईसीटी से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि देखो, जब हमारा एमएसएमई सेक्टर बेटर करेगा तभी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो भी बेटर करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। स्कीम में गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर को, मतलब जिसने रोजगार क्रिएट किया उसको इंसेंटिवाइज करेगी। ये स्कीम मिनिस्ट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ के साथ मिलकर चलाई जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है वो ऑनलाइन रहेगा और आधार बेस्ड रहेगा। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है, ऑल थ्री आर करेक्ट। 2019 से स्कीम चली आ रही है, इसमें एम्प्लॉयर को इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैंने 10 रोजगार क्रिएट किए तो मुझे उन्हें क्रिएट करने का इंसेंटिव दिया जाएगा। एम्प्लॉयर्स जो भी ईपीएफओ में पैसा डालेंगे उसका 12% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर लेटेस्ट से मेरे पास 15,000 रुपये के 8 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके मंथली ईपीएफओ का जो खर्चा है वो सरकार देगी, उनके बिहाफ पे ईपीएफओ में जमा कराएगी। इससे क्या होगा, जब वो लोग जॉब छोड़ के जाएंगे तो उनको एक अच्छा फंड मिल जाएगा, पेंशन उसमें से उनको मिल जाएगी, डेथ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा। ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, आधार बेस्ड सिस्टम है और ईपीएफओ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको मिलकर चला रही है। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया, ये किसने स्टडी की है? क्यूसीआई, यूएनडीपी, यूनिसेफ, नीति आयोग। देखो अभी हाल ही में सर्वे ने इसकी बात की है कि यूनिसेफ ने एक स्टडी की थी, उसने ये देखा है कि 91% वुमेन जो हैं देश में, जब से रूरल एरियाज में, गांव देहात में जब से टॉयलेट्स बनी हैं घर के आसपास या घर में, तब से उनका काफ़ी समय, इनफैक्ट 1 घंटा तक उनका बचने लगा है। वो पहले काफ़ी किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाती थी, काफ़ी किलोमीटर्स जाती थी टॉयलेट करने। दूसरी बात ये है कि साथ साथ उनकी सेफ्टी जो इश्यूज थे वो भी सॉल्व हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनको मिलती है इन सब बातों के चलते। तो यूनिसेफ की स्टडी है, उसने यही कहा है कि देश देश घर घर में टॉयलेट बनने से इंडिया में वुमेन को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे फिर से इस सीरीज में, सेट 6 करेंगे, आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक पीछे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।